बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हमारा नईम और प्लेटफॉर्म है यूनिवर्सिटी। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेकर आता है, चाहे वो एजुकेशन बेस्ड हो, चाहे वो होम बेस्ड हो, या आपकी डेली लाइफ में हम लोग आपकी ज़िंदगी कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम लोग आपकी रहनुमाई करना चाहते हैं। इसी तरीके से आज हम एक और एजुकेशनल बेस्ड टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो कि रिसर्च की इम्पोर्टेंस को ज़ाहिर करेगा। जैसे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड हो चुका है, तो इसमें रिसर्चेस भी करवाई जा रही हैं। आज हम बेसिक बात करेंगे कि रिसर्च क्या है और क्यों हमारी इस एजुकेशन में रिसर्च बेस हो गई है, या उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गई है। तो मेरे साथ हमारी रिस्पेक्टेबल गेस्ट हैं गजाल खान, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है YGA की। तो ये हमें कुछ ज़्यादा इजीली गाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी यूथ से रिलेट कर रही हैं। तो क्या हमारी एकेडमिक लेवल इतना अच्छा है कि हम लोग उसके अंदर रिसर्च कर सकते हैं? और इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम गजाल। Walaikum assalam, Amara. Thank you very much for having me and thank you very much for such a warm introduction. सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहूँगी कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और हमारी डेफिनेटली ऑडियंस के लिए आप रहनुमाई फरमाएंगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये वास्ट टॉपिक है। और हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो, क्योंकि इलमिसिटी बेसिकली बैकग्राउंड ही ये है कि हम लोग लर्निंग हब हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस इससे जाने कुछ ज़्यादा। और खुद ऑडियंस भी अगर हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहती है तो वो Mhm. ज़रूर करे, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं तो हम डेफिनेटली उसको भी गो थ्रू करेंगे। तो गज़ार, सबसे पहले मेरा एक बेसिक सवाल, जैसे कि आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन करंट एजुकेशन सिस्टम, या रिसर्च की अहमियत हमारे तालीमी निसाब के अंदर। तो क्या आपको क्या लगता है कि तालीमी निसाब को अगर एक साइड पे हम लोग फिलहाल कर दें, तो ये रिसर्च है क्या? क्यों रिसर्च हमारी ज़िंदगी में इतनी इम्पोर्टेंट है? अच्छा, हाँ, नहीं, काफ़ी बेसिक सवाल तो नहीं है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि रिसर्च आई थिंक कि हर फील्ड में इम्पोर्टेंट है। अगर आप सोशल साइंसेस के हैं तो फिर भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है रिसर्च। आप साइंसेस पढ़ रहे हैं वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप कोई भी आपकी डेली जॉब हैं बिजनेस में बहुत इम्पोर्टेंट है रिसर्च। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपने किस चीज़ को ढूंढना है, किस तरह से आपको किस चीज़ के ऑथेंटिक सोर्सेज का पता चलेगा। क्योंकि मेरे ख्याल में आजकल हमारी जो दुनिया है इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। आप इंटरनेट खोल लें, आपको एक टॉपिक पे पता नहीं कितनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रोज़ आपको डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट देखने को मिलते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। और काफ़ी दफ़ा आपको इस तरह की न्यूज़ भी आती हुई मिलती है और इस तरह की नोटिफिकेशन आती हुई मिलती हैं जो होती फेक है, लेकिन वो इस तरह पोर्ट्रे कर रही होती हैं जैसे वो डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं। तो काफ़ी लोगों ने उनको शेयर भी किया होता है, उनको रीशेयर किया होता है, उन पर वो रिएक्ट भी कर रहे होते हैं, वो न्यूज़ पे भी रिएक्ट कर रहे होते हैं, वो न्यूज़ शेयर भी हो रही होती है। लेकिन कोई भी कभी भी उसकी जाके ऑथेंटिक सोर्स नहीं देखता। जिस तरह अभी कुछ दिनों पहले नेशनल हमारा इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हुआ था, तो कुछ लोगों ने 2013 के एक न्यूज़ का आर्टिकल था, उसको काफ़ी दफ़ा शेयर किया हुआ था। लेकिन जब आप जाकर देखें उस न्यूज़ चैनल की वेबसाइट पर तो आपको साफ वो आर्टिकल मिलेगा जो 2013 या 2014 का था। तो वो इतनी पुरानी न्यूज़, तो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि लोगों को पता हो कि आपने ऑथेंटिक जो रिसोर्स है उस पर जाकर किस तरह डबल चेक करनी है हर इन्फॉर्मेशन। क्योंकि आप हर चीज़ को मान लेंगे जिस तरह वो है, तो फिर आप खुद भी मिसलीड होंगे और जो लोग आपको कर रहे हैं मिसलीड वो तो अपने बस सोशल मीडिया लाइक्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए करते हैं। और अगर आप पूछें एकेडेमिया में, तो एकेडेमिया में रिसर्च इज़ रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि जिस तरह मैंने कहा रिसर्च हर फील्ड में बहुत ज़रूरी है। अब सोशल साइंसेस में आपके लिए बहुत ज़रूरी है, साइंसेस के हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और रिसर्च काफ़ी डिफरेंट तरह की होती है। आप उसको क्वालिटेटिव भी कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं, आप दूसरे रिसोर्सेज से कर सकते हैं। आप किताबें पढ़ के या दूसरों के रिसर्च आर्टिकल्स जो होते हैं उनसे पढ़ के अपना रिसर्च बिल्डअप कर सकते हैं। या फिर आप ऑन फील्ड जाकर सर्वेस करके लोगों से सवाल जवाब करके उस पर रेशो निकाल कर देखते हैं कि रिसर्च से आपका जवाब क्या आया है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी ज़रा एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इस इंट्रोडक्शन को ही मैं अगर आगे बढ़ाऊँ, जिस तरह आपने भी अभी जिक्र किया कि डेली लाइफ में भी, जैसे अब यू गेव एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, कि जब इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हुआ था तो फिर 2013 का आर्टिकल बहुत ज़्यादा लोगों ने शेयर किया। तो मैं इसी से क्वेश्चन भी अगला अपना बिल्ड करूंगी कि रिसर्च इतनी वैल्यूएबल है, तो हमारी डेली लाइफ में उसकी क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, या क्यों डेली लाइफ में ये रिसर्च इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है?
आई थिंक डेली लाइफ में रिसर्च आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर ओन प्रोफेशन। अब आप किसी भी फील्ड के हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इफ यू गुड इन रिसर्च, क्योंकि दुनिया में जितने भी सेक्टर्स हैं उनके पास एक अलहदा एस्टेब्लिश्ड एक प्लेटफॉर्म है फॉर रिसर्च। आप कुछ भी देख लें तो वहाँ पर एक अलहदा आपको मिलेगा सेक्टर जो सिर्फ रिसर्च पर ही काम कर रहा है। आप लॉ फर्म्स देखते हैं तो उन पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है रिसर्च। आप इवन डॉक्टर्स को देख लें तो दे हैव टू बी अपडेटेड अबाउट ऑल द न्यू एडवांसमेंट that are happening in the medical field. The similar is with law profession, engineer हो गया, businessman हो गए, कुछ भी हो गया। तो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिसर्च, क्योंकि आजकल के दौर में जब हर दुनिया का मुल्क काफ़ी तरक्की कर रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को भी बहुत अच्छी स्टेट बनाया जाए, तो उसके लिए आपको कभी कभार जो चीज़ पाकिस्तान में नहीं होती है या जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई होती, आपको उसी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन दूसरे ममालिक में देखनी पड़ती है। फिर आप दूसरे मुल्क को देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी टॉपिक ले लें जिसका जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स का काफ़ी कॉन्सेप्ट चला था, ये क्वारंटीन के दौरान कि जब कोर्ट में नहीं जाया जा रहा था तो उन्होंने कहा था हम ई कोर्स शुरू करेंगे। तो ई कोर्स ई पाकिस्तान कोर्सेज। में नए हैं। जी, ई कोर्स पाकिस्तान में नए हैं। तो उसके लिए पहले कोई प्रेसिडेंट नहीं था पाकिस्तान में जिसको वो फॉलो कर सकता है। अब ई कोर्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ी थी। उसको रिसर्च में आपने दूसरे ममालिक में जो ई कोर्स चल रहे थे उनके सिस्टम को देखा, उधर कॉस्ट देखी, उधर देखा कि किस तरह सब कुछ चलता है ताकि हम वो बेहतर तरीके से पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर सकें। हम उनका सक्सेस रेट देखा, हमने उनका मैकेनिज्म देखा। तो रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसी चीज़ों के लिए। अगर आपने कोई नई चीज़ डेवलप करनी है, अगर आप कोई नई चीज़ लाना चाहते हैं अपने मुल्क में या अपने बिजनेस में या कहीं भी, तो पहले आपको रिसर्च करके देखना है कि दूसरे ममालिक में वो किस तरह चीज़ चल रही है और कितना उसका सक्सेस रेट है। और आपको प्रोफेशनली बहुत हेल्प करेगा इफ़ यू आर गुड एट रिसर्च। तो आप इवन अपने आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हैं इंटरनेशनल फॉरम्स पे, नेशनल फॉरम्स पे। अब तो काफ़ी ज़्यादा इस तरह के ई मैगजीन्स चले हुए हैं, ई ब्लॉग्स चले हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉग्स हैं, मैगजीन्स हैं, जिसमें न्यूज़पेपर्स हैं, एडिटोरियल्स जिसमें आप अपने आर्टिकल्स भेज सकते हैं रिसर्च के साथ। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़रूरी है रिसर्च आपके लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी और आपकी वैसे भी डेली लाइफ में। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से एलेबरेट आंसर था और सबको भी इस चीज़ की वैल्यू का पता चल गया होगा कि डेली लाइफ में कैसे आपकी रिसर्च है, एकेडमिक में रिसर्च कैसे है। आई थिंक कमिंग टुवर्ड्स एकेडमिक, अगर मैं पाकिस्तान के एकेडमिक सिस्टम की बात करूं तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो एकेडमिक सिस्टम है या आजकल जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें रिसर्च को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम लोग दे रहे हैं? या if I go through whole university courses, मैंने जब थॉरली स्टडी की इस रिसर्च के टॉपिक पे ही, तो आई हैव फाइंड के सिलेक्टिव बच्चों को कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ रिसर्चेस करवाती हैं, अदरवाइज अदर पीपल हैव टू गो फॉर अ पेपर। तो क्या डू यू थिंक कि सिर्फ सिलेक्टिव लोगों को करवाना ही इम्पोर्टेंट है, या अदरवाइज आई थिंक फॉर ऑल पर्पसेस हमें रिसर्च की बेसिस आना ज़रूरी है? इसके लिए सिलेक्टिव लोगों की निस्बत हमें चाहिए बेसिकली, अगर मेरी थिंकिंग ये है कि हम लोग फिर इस चीज़ को वास्ट करें ना। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। रिसर्च कभी भी एक सिलेक्टिव ग्रुप के लिए तो होनी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से कोई भी एजुकेशन का एस्पेक्ट किसी भी एक सिलेक्टिव ग्रुप के लिए नहीं होना चाहिए। एजुकेशन हर एक का हक है और उस हर एक को बराबर मिलनी चाहिए। जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी में, और काफ़ी मैंने यूनिवर्सिटीज़ में देखा है, एक पूरा कोर्स होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें वो आपको सिखाते हैं कि रिसर्च किस तरह करनी है, रिसर्च कैसे होगी, कौन से ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, किसको सोर्सेज को नहीं देखना, और आपने साइटेशन कैसे करनी है, और आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। तो आई थिंक वो हर यूनिवर्सिटी में बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं, मेरे ख्याल से ये आपको इंटर लेवल में ही रिसर्च बच्चों को सिखानी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी दफ़ा आप टेक्स्ट बुक्स उठाकर देखें तो आपको मिनिमल नॉलेज मिलती है उधर। और अगर एक बच्चे के उसके अलावा कुछ सवाल है तो काफ़ी दफ़ा स्कूल कॉलेजेस में कह दिया जाता है कि नहीं, आप बस टेक्स्ट बुक से सीखें और जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है वही आपने जाकर पेपर में लिख देना और आपको नंबर मिल जाएंगे, और इसी से आपका गर्ज होना चाहिए। आपने और कुछ नहीं सीखना और आपने इसके अलावा कोई सवाल नहीं करना। तो मेरे यहाँ से अगर आप एक बच्चे को पता है कि उसने रिसर्च कहाँ से करनी है, उसने कौन से ऑथेंटिक वेबसाइट से देखना है, उसने क्या चीज़ पढ़नी है, तो वो उसके लिए भी काफ़ी नॉलेजेबल होगा। और मेरे ख्याल से फिर वो जब आगे जाके यूनिवर्सिटी में जाएगा तो वो काफ़ी बेहतर एक रिसर्च का काम प्रोड्यूस कर सकता है। और यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च मेथोडोलॉजी का बिल्कुल आई थिंक कंपल्सरी कोर्स होना चाहिए एक तो, ताकि सबको पता चले कि रिसर्च किस तरह करनी है, कैसे करनी है, ताकि वो आर्टिकल्स पब्लिश करा सकें, आगे जाके वो रिसर्च के लिए काम कर सकें। जिस तरह मैं खुद लॉ स्टूडेंट हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा लॉ फर्म्स हैं
जो आपको अर्ली इंटर्नशिप्स मिलती हैं वो आपको मिलती है रिसर्च एसोसिएट। वो आपको या रिसर्च असिस्टेंट मिलती है आर ए की, या फिर आपको वो कोई काम देते हैं जिसमें आपने उनको आपकी रिसर्च दिखनी होती है, रिसर्च और राइटिंग स्किल्स। एंड आई थिंक दीज बोथ थिंग्स गो हैंड इन हैंड, क्योंकि आप राइटिंग स्किल्स के बगैर भी रिसर्च अगर कर रहे हैं तो वो इतनी अच्छा नहीं रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। और अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, आपकी रिसर्च अच्छी नहीं है, तो जाहिर बात है आपकी इंफॉर्मेशन उतनी वैल्यूएबल और उतनी ऑथेंटिकेट नहीं होगी। ओके, आई गेस जी बिल्कुल ठीक है। और जैसे आपने गजाल ने अभी बताया कि ये एक सिर्फ ग्रुप के लिए नहीं होना चाहिए रिसर्च का, ये सबके लिए होना चाहिए। तो मैं इसी में ये बात ऐड करूंगी कि यार डेफिनेटली यहाँ पर पाकिस्तान में अगर बात करें, और अगर मैं लाहौर की ओवरऑल बात करूँ, तो तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स जरूर पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर अब हम इन चीजों की बात करें, जैसे अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे शेयर करने लगी हूँ गजाल आपसे, आई होप आपको भी स्क्रीन पे नजर आए ये। ये है कि ड्यू टू कोविड वी आर नॉट एबल टू रिसर्च इन लैब बिकॉज वी कल्चर द बैक्टीरिया इन लैब, सो मोस्टली द स्टूडेंट प्रेफर ऑन रिव्यू पेपर। सो टेल मी अबाउट द रिव्यू प्रोसेस, इज दिस गुड फॉर अस और नॉट? अच्छा, तो फर्स्टली तो मैं ये कहूँगी कि कोविड ने हर जगह, हर यूनिवर्सिटी में, हर फील्ड में काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स दिखाए हैं। और मेरे ख्याल से कोविड काफ़ी एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, क्योंकि कोविड में आपको जाहिर बात है सेफ्टी कम्स फर्स्ट, आप लोग क्वारंटीन कर रहा था हर बंदा सोशल डिस्टेंस रख रहा था। तो आई थिंक अगर आप कोविड में लैब में जाकर या प्रैक्टिकल जाकर नहीं कर सकते हैं रिसर्च, तो आई थिंक इट्स ओके, इट इज टोटली ऑल राइट, बिकॉज आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है इस टाइम पे, आप नहीं जा सकते लैब में। और आई एम श्योर आपकी यूनिवर्सिटी भी अंडरस्टैंड करेगी, आप आपने की रिसर्च पेपर प्रेजेंट करना है। तो कोविड का आपके पास एक बहुत वैल्यू, बहुत ही एक मैं कहूँगी ऑथेंटिक एक रीजन है कि जिसकी वजह से आप नहीं जा सकते थे लैब्स में। तो रिव्यू पेपर्स आई थिंक आर रियली हाईली गुड, लेकिन आपको रिव्यू पेपर्स भी देखने होते हैं कि आपको कहाँ से मिल रहे हैं और किस यूनिवर्सिटी के रिव्यू पेपर्स हैं। तो आई डोंट नो मच अबाउट साइंसेस, लेकिन जिस तरह हम लोग जो ब्लॉग से देखते हैं, तो आइडियली अगर हमें कोई हार्वर्ड का लॉ पेपर मिल जाता है, या फिर हमें किस तरह की बड़ी यूनिवर्सिटी का लॉ पेपर मिल जाता है जो ऑथेंटिक होता है, जिसमें लम्स का अपना लॉ जर्नल है, अगर वहाँ से हमें पेपर मिल जाए, तो सबसे पहले हम साइटेशन देखते हैं। साइटेशन देखते हैं कि अगर उन्होंने ऑथेंटिक सोर्सेज को साइट किया हुआ है, तो वो रिव्यू पेपर काफ़ी अच्छा है और आप उसको फिर अपने कंसिडरेशन में ला सकते हैं। और अगर आपने कोई 5-6 आपने पेपर्स डाउनलोड किए हुए हैं रिव्यू, और आपको नहीं पता कि आप कितना शॉर्टलिस्ट करें, तो आप उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लें। आप उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि आपके काम की है या नहीं है। और दूसरा आप उसकी साइटेशंस देख लें कि साइटेशंस उसमें वैल्यूएबल साइटेशंस नहीं, ऑथेंटिक साइटेशंस है या नहीं। क्योंकि कुछ पेपर जिनमें साइटेशंस नहीं होती वो ज़्यादातर इतने ऑथेंटिक नहीं होते, क्योंकि आप उनको ट्रेस बैक नहीं कर सकते उनकी ओरिजिनल ऑथेंटिक सोर्स पे, और फिर ये वही बात आ जाती है कि आप सुनी सुनाई बात पे देख के अमल कर रहे होते हैं। तो आई थिंक रिव्यू पेपर्स आर रियली गुड, क्योंकि काफ़ी सब्जेक्ट्स में वैसे भी प्रैक्टिकल इतना काम नहीं होता, जिसमें लॉ में इतना नहीं है प्रैक्टिकल काम। तो आई थिंक रिव्यू पेपर ठीक है अगर आप देख रहे हैं कि वो ऑथेंटिक में उन सोर्सेज को लिस्ट डाउन किया हुआ है, साइटेशन है, अच्छी जगह का पेपर है, और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के आपको पता चल जाता है आपके काम का है। बल्कि यहाँ पे रिव्यू पेपर के लिए भी मैं कहूँगी उसके लिए भी आपको रिसर्च बेस करना पड़ता है, क्योंकि आपको पूरा थॉरली पढ़ना पड़ता है कि आया ये चीज़ ठीक है कि नहीं। आपको बुक्स से रेफरेंसेस और हर चीज़ के रेफरेंसेस भी चेक करने पड़ते हैं कि अगर इस बंदे ने ये चीज़ अपने पेपर में लिखी है तो आया वो ठीक लिखी है कि नहीं लिखी है। एम आई राइट गजाल? और जी जी, और रिव्यू पेपर्स कभी कभार जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आ जाती है नीचे कि साइटेड बाय दीज मेनी पीपल। तो जब आप एक पेपर को एग्जैक्टली। सर्च करते हैं ना, कभी कभार नीचे लिखा आता है साइटेड बाय 200 पीपल, साइटेड बाय 2 पीपल, साइटेड बाय 3 पीपल। तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है और आपको पता चल जाता है कि वो ऑथेंटिक कितना है पेपर। इफ इट्स साइटेड बाय लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, तो आई एम श्योर कि उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि काफी लोगों ने उसको साइट किया हुआ है। और अगर आप पूरा रिव्यू बिल्कुल पेपर नहीं पढ़ना चाहते एट वन इंस्टेंस, तो आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ये अंदाजा लगा लें कि आपके काम का है या बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे बल्कि शुएब खान ही हमसे पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी साइटेशंस आर नीडेड। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर टॉपिक शुएब, के उसके ऊपर कितना काम हुआ हुआ है और आपको कितने रिसर्च आर्टिकल्स मिले हैं। क्योंकि रिव्यू पेपर आपका सिर्फ रिव्यू बेस्ड नहीं होता, आपको रिसर्चेस पढ़ के, रिसर्च पेपर पढ़ के उस पर काम करना पड़ता है। बल्कि मेरी यहाँ पे एक टीचर होती थी, वो कह वो जब मैंने रिव्यू आर्टिकल अपना सब्जेक्ट लिया
था, तो वो बल्कि कैसी होती थी कि आप रोल मॉडल एज अ मॉडल एक रिव्यू रख लो अपने पास कि आप लोगों ने इस बेसिस पे करना है, लेकिन जो आपने डेटा लिखना है ना वो रिसर्च पेपर से लेकर लिखा करो, ताकि आपको पता चले कि कितना काम हो चुका है। और अगर इनकेस आपका कोई आगे इरादा बन जाता है कुछ और करने का, तो आप लोगों को आइडिया हो कि मैंने इस टॉपिक पे रिव्यू लिखा था, तो इस पे इतना काम नहीं हुआ हुआ, मैं ये काम कर सकता हूँ। आई होप आपका ये वाला क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हो गया होगा शायद कि कितनी साइटेशंस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई एक टैगलाइन या को ना कि लिमिट नहीं सेट होती है कि कितने आप लोगों, इट डिपेंड्स अपॉन योर रिसर्च कि आपको कितने आप लोगों ने सर्चेस किए हैं और आपको नहीं पता। अच्छा गजाल, अगर मैं अब किसी पे आऊँ रिसर्च पे एकेडमिक लेवल पे, कि हमारे यहाँ पे लूप होल्स बहुत हैं रिसर्चेस को लेके, बच्चे रिसर्च करना भी नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको थीसिस जो उनका है वो बना बनाया मिले। इट्स प्रॉब्लम इन आर यूथ ना। तो इसके अलावा भी हमारे बहुत से लूप होल्स हैं, कभी हमारे पास इक्विपमेंट पूरा नहीं है लैब्स में, हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं तो केमिकल्स नहीं है, केमिकल्स बहुत महंगे हैं। अगर मैं साइंस बेस की बात करूँ तो ये कुछ लूप होल्स हैं जो कि मैं चाहूंगी कि आप भी इस पर रोशनी डालें। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि क्या लूप होल्स हैं लॉ की रिसर्च में, और बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मैं शायद साइंस के लूप होल्स आपको बता सकती हाँ, नहीं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि लूप होल्स काफ़ी हैं और काफ़ी सेटबैक्स हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में और काफ़ी रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जब भी कोई पेपर सर्च करना होता है तो मैं अगर उस पे तो सबसे पहला होता है कि जो आपको टॉपिक आप जिस पे सर्च कर रहे हैं आप उसको ब्रेक डाउन कर लें वर्ड बाय वर्ड। फिर आप एक-एक लफ्ज़ का मतलब निकालें, फिर आप उसमें देखें कि कौन-सा आपका मेन टॉपिक है जिस पे आप उस पे काम कर रहे हैं और फिर आप उसको आगे लेके जाके उस पे रिसर्च करें। तो मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है कि जब मैं रिसर्च कर रही होती हूँ काफ़ी बहुत ज़्यादा जो वैल्यूएबल और बहुत ज़्यादा जो अच्छे वो होते हैं ना रिसर्च पेपर्स, वो होते हैं पेड। हूँ। और वो आपको जो पेड मिलते हैं उसकी एक्सेस आपको यूनिवर्सिटी में मिलती है और कभी-कभार जो यूनिवर्सिटी की एक्सेस होती है वो इतनी बिज़ी होती है कि आपका सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, कि वो खोलता ही नहीं है क्योंकि इतने ज़्यादा लोग इस यूनिवर्सिटी के एक ही रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं, तो कभी-कभार तो आपको नहीं मिलता और अगर आपके पास वो वाली रिसोर्स है तो फिर भी उसमें कुछ ना कुछ ऐसे अनपेड होते हैं, ऐसे पेड होते हैं सॉरी आर्टिकल्स जिन पे आपको एक्सेस नहीं मिलती। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सेटबैक आता है आपकी रिसर्च में। और कुछ लोग जो होते हैं वो फिर जाके प्रॉक्सीज लगा के कुछ वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं ऐसे रिसर्च पेपर। लेकिन उसका मसला ये होता है कि फिर जब आपने अपनी साइटेशन में उसका वेबसाइट डालनी होती है ना टू ट्रेस इट बैक, तो फिर आप वो प्रॉक्सी वेबसाइट नहीं डाल सकते हैं टू ट्रेस इट बैक क्योंकि आप पायरेसी कर रहे हैं एक तरह से। तो मैं ये कहूँगी कि ये काफ़ी बड़ा सेटबैक मुझे पर्सनली बहुत फील होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो आर्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो पेड होते हैं और जो फ्री जर्नल्स होते हैं काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स हैं दो चार जिन पे काफ़ी ज़्यादा काम होता है रिसर्च के टाइम श्योर काफ़ी लोगों को इधर पता होगा जो लोग रिसर्च करते हैं उधर बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च आर्टिकल्स जो होते हैं वो फ्री पड़े होते हैं। फिर हमारे पास गूगल स्कॉलर है काफ़ी लोगों को नहीं पता। तो इफ यू टाइप इन द पबमेड है। गूगल सर्च बार या तो इफ यू टाइप इन द गूगल सर्च बार गूगल स्कॉलर तो आपको गूगल स्कॉलर निकल आता है। तो उसमें आप कोई बुक टाइप करें या फिर कोई आर्टिकल जर्नल टाइप करें तो वो आपको उसी टाइम पे प्रीव्यू शो हो जाता है लेकिन यू कैन नॉट डाउनलोड इट बट यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर एंड यू कैन टेक नोट फ्रॉम देयर। और अबाउट द इक्विपमेंट्स एंड केमिकल्स आई एम नॉट मच अवेयर ऑफ दैट बट आई एम श्योर कि इस तरह है क्योंकि मेरी जो कुछ साइंटिस्ट की फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी दफ़ा हमसे कंप्लेन सुनने को मिलती है कि उनके पास रिसर्च के इनफ रिसोर्सेज। So I really think that the institutions and the government should invest in it because it is an investment. ये कोई वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। अगर लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं रिसर्च में और जो रिसर्च करना चाहते हैं तो एटलीस्ट उनको अपने रिसोर्सेज को प्रोवाइड करें। बेशक एक पोर्टल ही खोल दें जिस पर आप फ्री जर्नल्स रखें जिस पर आप फ्री आर्टिकल्स रखें। आप यूनिवर्सिटीज़ को इक्विपमेंट दें केमिकल्स दें ताकि बच्चे रिसर्च कर सकें और बेहतर रिसर्च प्रोड्यूस कर सकें। बिल्कुल, मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करूंगी कि रिसर्च का मौका मेरे ख्याल से हर एक को मिलना चाहिए और गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन दैट, इवन यूनिवर्सिटीज शुड वर्क ऑन दैट, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ये कह दें ना कि गवर्नमेंट नहीं करिए तो क्या, तो यूनिवर्सिटीज को खुद भी करना चाहिए, ई लाइब्रेरीज खोल दें, उसके ऊपर जर्नल एक्सेस दे दें। बट मैं यहाँ पे बल्कि ये इसलिए भी जरूरी है और रिसर्च जरूरी है क्योंकि जब आप बाहर के ममालिक में अप्लाई करते हैं ना, तो वो सबसे पहले आपसे आपकी रिसर्च प्रपोजल मांगता है। और हाँ, ड्यू टू अब ये बहुत एक सैड कहूंगी या कहूंगी कि
क्या हम लोग इसके लिए वर्ड यूज करें कि अलमिया है हमारे मुल्क में कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ पीपल डोंट नो व्हाट इज रिसर्च एंड हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल। वो सिर्फ उन्हीं को बेसिक आ जाता है जिन्होंने साइनॉप्सिस लिखा होता है अपनी रिसर्च का, लेकिन उसमें भी बहुत से लूप होल्स हैं क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का एक अलग स्टैंडर्ड है, हर यूनिवर्सिटी ने अपने अलग तरीके से किया होता है। इवन इन विद इन यूनिवर्सिटीज हमारे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट सब कुछ वेरी कर रहा हम्म, होता है। और फिर उसके बाद अगर मैं साइटेशन की बात करूँ तो वो डेफिनेटली साइटेशंस भी सबकी अलग होती हैं कि किसी को एपीए स्टाइल के रेफरेंसेस चाहिए होते हैं तो किसी को वैंकूवर स्टाइल के रेफरेंसेस चाहिए होते हैं। बल्कि यहाँ पे वो वही बात आ नहीं गई ना, साइटेशन से एब्सोल्युटली। रिलेटेड भी हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं कि विच साइटेशन इज इम्पोर्टेंट, तो वो भी डिपेंड करता है कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है वो, या आप जिस जर्नल में पब्लिश करवा रहे हो वो कौन सा होगा। एम आई राइट गजाल? जी, बिल्कुल सही बात है क्योंकि हर और कभी-कभार ये होता है कि टीचर्स आपको डिफरेंट कहती हैं कि मुझे डिफरेंट साइटेशन स्टाइल चाहिए। किसी को एपीए चाहिए, किसी को एमएलए चाहिए, किसी को हार्वर्ड चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए। फिर जब आप कहीं इंटर्नशिप करने जाते हैं, उनका साइटेशन स्टाइल डिफरेंट होता है। लेकिन उसका एक बहुत बिल्कुल। बेहतर तरीका है। मेरे ख्याल से अगर आपने कुछ सीखना हो ना, तो आप सीख सकते हैं। इंटरनेट बहुत ही मुफीद जगह है जहाँ पे आप सब कुछ सीख सकते हैं। तो अगर आप गूगल पर जाकर लिखते हैं एपीए फॉर्मेट हैंडबुक या एपीए फॉर्मेट कुछ इस तरह का हैंडबुक इस तरह से, तो आपको एक पीडीएफ फाइल या फिर कभी कभार एक पेज एक इमेज मिल जाती है जिसमें उन्होंने एक एक चीज को लेस डाउन किया होता है कि आपने बुक्स को कितना साइट करना है, आपने आर्टिकल्स को कितना साइट करना है, आपने वेबसाइट को कितना साइट करना है, आपने इवन पिक्चर्स अगर डालनी है तो आपने उसकी किस तरह साइटेशन करनी है कि आपको कहाँ से मिली और ये सब कुछ। और दूसरी बात जो आपने की थी कि हम लोग एज स्टूडेंट्स हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि हमारा काम कोई दूसरा करता है, हमारा रिसर्च प्रपोजल कोई दूसरा लिख दे, हमारा थीसिस कोई और कर दे, हमें बना बनाया मिल जाए। तो उसके लिए आई थिंक कि रिसर्च तो आपको खुद करनी चाहिए और करनी पड़ती है। अगर आप यूनिवर्सिटी में आपके पास ना एक वो फ़ायदा होता है कि आप गलती कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रोफेशनल फील्ड में जाएँगे ना, वहाँ पर जाके जब आपको रिसर्च करने के लिए कहा जाएगा, तो तब ना कोई और आपको रिसर्च करके देगा, ना तब आप गलती का कोई उधर होता है, गैप होता है कोई। क्योंकि अगर आप गलती नहीं कर सकते, आप फिर भी यूनिवर्सिटी में गलती करेंगे, आपके मार्क्स कम आएँगे लेट्स से, आपको टीचर सिखा देंगी कि आपने बेटा ये गलत किया, तो दिस इज़ हाउ इट इज़ टू बी डन। तो आप वो सीख लेंगे। व्हेयरएज़ इन प्रोफेशनल फील्ड देयर इज़ नो रूम फॉर मिस्टेक्स। गजाल, एम आई ऑडिबल टू यू? यस यू आर। एम आई ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल। अच्छा, हमारे पास ना यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है। शुएब खान ने कहा कि मैम कैन यू प्लीज ब्रीफली एक्सप्लेन क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो हैंड ओवर टू यू गजाल। या सो अगर मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च को, सो क्वांटिटेटिव वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड क्वांटिटी। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में यू सी द नंबर्स। आप जाते हैं, आप सर्विस करेंगे, आप इस तरह के जो न्यूमेरिकल आपके फिगर्स हैं आप उसको देखेंगे। अगर जो टॉपिक है आपका कोई भी टॉपिक है उस पर कोई प्रीवियस रिसर्च हुई हुई है विच इन्वॉल्व द परसेंटेज और द नंबर रिलेटेड टू योर टॉपिक, तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन वो फिर आपकी चली जाएगी, आप फिर ऑन फील्ड जाकर वो नहीं करेंगे, आप फिर जाके किसी और दूसरे के काम को रेफर कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी सोर्सेज आ गई। मेरा अगर आप खुद सर्वे करते हैं, इसमें काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी बच्चे सर्वे लेके फिर रहे होते हैं, और अब ऑनलाइन है सब कुछ, तो आप गूगल फॉर्म बना देते हैं, सब सर्वे करते हैं, तो उससे जो रिजल्ट आएगा जब आप उसको क्वान्टिफाई करेंगे ना, आप फिर क्वान्टिफाई कैसे करेंगे, आप देखेंगे कि परसेंटेज कितनी बनती है। फॉर एग्जाम्पल येस नो वाले सवाल हैं, तो कितने परसेंटेज ने येस किया, कितने परसेंटेज ने नो किया। तो वो जो आपकी रिसर्च होगी दैट इज क्वान्टिटेटिव रिसर्च। Whereas qualitative research is more about the text. It is about the opinions. It is about what has been written on the topic. ठीक है, थ्योरीज के बारे में है ये। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो कौन सी थ्योरी पे कितना एस्टेब्लिशमेंट हुई हुई है, क्या बात हुई हुई है, आप उस पर रिसर्च कर रहे हैं, आप उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से देख रहे हैं, तो वो क्वांटिटेटिव है। Whereas वो क्वालिटेटिव है, सॉरी। Whereas quantitative is more about numbers and percentage और इस तरह की सर्वेस वगैरह। बिल्कुल, आई होप आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको मिल गया होगा। और कमिंग टुवर्ड्स एंड गजाल, रिसर्च के बारे में क्या कहोगे, और क्या हमारे एकेडमिक लेवल पे जो आपको लगता है कि जो कि होना चाहिए और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस टॉपिक को किस तरह वाइंड अप करें हम लोग आज के शो की हद तक?
आई थिंक रिसर्च का टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं जितना कहूँ उतना कम है कि रिसर्च का इम्पोर्टेंस सिर्फ आपकी एकेडमिक लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे जाके आपको प्रोफेशनली बहुत हेल्प करेगा। और अभी आपको समझ नहीं लग रही होती बात यूनिवर्सिटी में, लेकिन जब आप देखते हैं कि आपके कभी कभार आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं के आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे होते हैं इंटरनेशनल फॉरम्स में, इंटरनेशनल जर्नल्स में, तो कहीं न कहीं फिर आपको फ़ील होता है कि आप रिसर्च में कहीं पीछे रह गए। तो आई थिंक कि आपकी रिसर्च, आप असाइनमेंट्स के लिए रिसर्च करें, आप जो अच्छे रिसोर्सेज़ हैं उनको देखें, विकिपीडिया को आप कभी ना साइट करें। अगर आपने कोई चीज़ पढ़नी है सिर्फ़ इनिशियली तौर पे, तो आप सिर्फ़ विकिपीडिया को पढ़ लें, उसपे भी नीचे साइटेशंस लिखी होती हैं, लेकिन आप सिर्फ़ उन साइटेशन से पढ़ें और उन साइटेशंस को साइट करें। विकिपीडिया को कभी ज़िंदगी में साइट ना करें, वरना आपकी बहुत बेइज़्ज़ती हो जाएगी। और उसके बहुत अलावा ज्यादा। आप इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा और उसके अलावा आप रिसर्च को इम्पोर्टेंस दें। अगर आप अपनी असाइनमेंट ज़्यादा रिसर्च से और ज़्यादा दिल लगाकर रिसर्च से करेंगे, तो आई एम श्योर कि फिर आपको ये नौबत नहीं आएगी कि आप अपना फ्यूचर किसी और से करवाएँ। और उसके अलावा आई रियली थिंक कि रिसर्च सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए और हमारे इंस्टीट्यूशंस को एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहिए अच्छे इक्विपमेंट्स में, अच्छे रिसोर्सेज़ में। जैसे आपने कहा ई-लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए, ई-पोर्टल्स होने चाहिए। जिसमें आपसे रिलेटेड जो है वो आपको मिल सके जर्नल्स फॉर फ्री। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गज़ाल, और मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करते हुए ही इस शो को कंक्लूड करूँगी कि रिसर्च इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, चाहे वो एकेडमिक लेवल पे हो, चाहे वो आपकी डेली बेसिस पे हो। तो पढ़ने की आदत डालिए, रिसर्च छानने की आदत डालिए किसी भी चीज़ को, कि अब सिर्फ जो किसी ने कह दिया सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना कीजिए। उसको जानने की कोशिश कीजिए, आया उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, और अपने एकेडमिक लेवल को बेहतर करने के लिए रिसर्च करना सीखें। और सब अब इसी तरह के कोई और एजुकेशनल बेस्ड टॉपिक के साथ या किसी और लाइफ ग्रूमिंग सेशन के साथ मैं ज़रूर हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।